हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राजनीतिक विज्ञान से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सत्ता को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है सत्ता क्या है। ठीक है, सत्ता से अभिप्राय औचित्यपूर्ण श्रेष्ठता की आधार भूमि पर अनुज्ञा व स्वीकृति प्राप्त करने की योग्यता से है। ठीक है, यह समाज के मूल्यों पर आधारित होती है। और सत्ता किस पर आधारित होती है? जो भी समाज के मूल्य है उन पर आधारित होती है। ठीक है, सत्ता के माध्यम से ही क्या होता है? सामंजस्य, समन्वय, विनिश्चित निर्माण, पद क्रम व अनुशासन आदि प्रक्रियाएं होती है। मतलब सत्ता के माध्यम से ये जितने भी प्रक्रियाएं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आधार हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, सत्ता का महत्व दोनों ही प्रकार के संगठनों, औपचारिक व अनौपचारिक में होता है। और सत्ता का महत्व दोनों ही प्रकार के संगठन, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, दोनों में ही होता है। ठीक है, अगर इसको हम आसान भाषा में अगर देखें कि सत्ता क्या है, तो लोकतंत्र समाज में सत्ता शक्ति का एक रूप है। मतलब लोकतंत्र समाज की मैं बात करूं तो वहां पर सत्ता क्या है? शक्ति का एक रूप है। जब शक्ति को वैधता मिल जाती है, मतलब जो पावर होती है उसको वैधता मिल जाती है, तो इसे सत्ता का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसलिए सत्ता को आदेश देने का अधिकार कहा जाता है। इसलिए सत्ता को क्या कहा जाता है? आदेश देने का अधिकार जो है कहा जाता है। ठीक, तो ये थी आसान भाषा में सत्ता क्या है। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है सत्ता की परिभाषा। तो इसमें हमारे जो पहले समाजशास्त्री है वो है मैकाइवर। इनके अनुसार सत्ता की परिभाषा प्राय शक्ति के रूप में की जाती है। मतलब सत्ता की परिभाषा क्या है? शक्ति के रूप में। ठीक है, यह दूसरों से आज्ञाएं पालन कराने की शक्ति होती है। और यह कैसी शक्ति होती है? दूसरों से जो भी आज्ञाएं हैं उनके पालन कराने की जो शक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार मैकाइवर ने क्या कहा है कि सत्ता क्या है? एक शक्ति है जो कि दूसरों से जो आज्ञा को पालन कराने वाली क्या होती है? एक शक्ति होती है। ओके, अब हम देखेंगे हमारे दूसरे समाजशास्त्री जो कि ये बीच के अनुसार ये क्या कहते हैं। इनके अनुसार दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने या निर्देशित करने की औपचारिक पूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने के लिए जो भी निर्देश होते हैं, जो भी दिशा होते हैं, जो भी औचित्यपूर्ण अधिकार है, उन्हें क्या कहा जाता है? सत्ता कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे हमारे तीसरे समाजशास्त्री जो कि है आर्यन के अनुसार ये क्या कहते हैं। इनके अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृति पर आधारित है। मतलब सत्ता कौन सी शक्ति है? जो स्वीकृति पर आधारित है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता उन लोगों की पूर्ण स्वीकृति होती है जिन्हें इसका आज्ञा पालन करना होता है। मतलब इसकी मुख्य विशेषता किनकी पूर्ण स्वीकृति होती है? जिन्हें इनका आज्ञा पालन करना होता है उनकी। ओके, तो ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने की सत्ता को जो है परिभाषित किया कि सत्ता क्या है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मेन पॉइंट जो कि है सत्ता के प्रकार। ठीक है, तो सत्ता के 6 प्रकार है, जिसमें पहला है देवी अधिकारों पर आधारित सत्ता, दूसरा संवैधानिक सत्ता, तीसरा बल पर आधारित सत्ता, चौथा पैतृक परंपरा पर आधारित सत्ता, फिफ्थ पॉइंट है विशिष्ट जनों की सत्ता, और सिक्स्थ पॉइंट है अवैध सत्ता। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। तो उसमें हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा दैविक अधिकारों पर आधारित सत्ता। ठीक है, तो देवी अधिकारों पर आधारित सत्ता का रूप अत्यधिक विचित्र लगता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग जो है वो लोकतंत्रात्मक युग है, जिसमें देवी अधिकार के सिद्धांत का कोई भी महत्व नहीं रह गया है। ठीक है, किंतु मध्यकाल में इस सिद्धांत का अत्यधिक महत्व था, परंतु वर्तमान में इस प्रकार की देवी शक्ति का समय अब समाप्त हो चुका है तथा देवी अधिकारों पर आधारित सत्ता की धारणा का भी अब अंत हो चुका है। मतलब कि पहले की सत्ता कैसी थी? जो कि देवी देवताओं पर आधारित थी और लोग इसको मान्यता भी देते थे मध्यकाल में या प्राचीन काल में। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर, आधुनिक टाइम की मैं बात करूं तो आज टाइम पर हमारे यहाँ सत्ता कौन सी है? लोकतंत्रात्मक सत्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो देवी अधिकारों की जो सत्ता है, ऐसी उदाहरणा जो है समाप्त हो गई। लेकिन मध्यकाल की मैं बात करूँ तो ये सिद्धांत जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण था और लोग इसको मानते भी थे। लेकिन वर्तमान समय में देवी सत्ता जैसे और जो भी अधिकार है इन पर आधारित जो भी सत्ता होती थी वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। हाँ तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है हमारा संवैधानिक सत्ता। ये क्या होती है? ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा सत्ता प्राप्त होती है, ठीक है,
तो उसे संवैधानिक सत्ता कहते हैं। मतलब ऐसी सत्ता जो कि संविधान द्वारा प्राप्त है, संवैधानिक सत्ता जो है कहलाती है। ओके, उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान द्वारा जो शक्तियाँ सौंपी गई है उनका आधार संवैधानिक सत्ता ही है। मतलब कि ऐसी शक्तियाँ या ऐसी सत्ता, ऐसा स्थान जो कि संविधान द्वारा दिया गया है, संवैधानिक सत्ता जो है कहलाता है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है हमारा बल पर आधारित सत्ता क्या है। ठीक है, तो राज्य के विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के उदय में बल को एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। मतलब जो विकासवादी सिद्धांत है उसमें राज्य के उदय, मतलब राज्य की उत्पत्ति या राज्य कैसे अस्तित्व में आया, इसके लिए बल को जो है एक महत्वपूर्ण तत्व जो है माना गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को अपने अधीन कर कर शासक बन जाते हैं। मतलब इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो भी शक्तिशाली या ताकतवर इंसान है या व्यक्ति है, वो जो भी कमजोर व्यक्ति है उनको अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, और वहाँ का शासन बन जाता है। ओके, किंतु लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने का साधन बल ना होकर लोगों का समर्थन होता है। ये तो पहले एक टाइम पर होता था, लेकिन आज के टाइम पर आपको पता है कि आधुनिक समय में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में बल के आधार पर हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर किससे करेंगे? तो लोगों का समर्थन जो है वो प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं? सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बल पर आधारित जो सत्ता है ये पहले चलता था, अब नहीं, इसको जो है अब नहीं होता है ये। ओके, क्यों? क्योंकि अब लोकतंत्र है हमारे यहाँ और वहाँ पर लोगों के समर्थन द्वारा जो है व्यक्ति जो है चुना जाता है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है पितृक परंपरा पर आधारित सत्ता। ठीक है, इस प्रकार की सत्ता से आशय उस सत्ता से है जो सत्ता पितृक परंपरा पर आधारित होती है। पितृक क्या? तो मान लो कोई पिता है, तो उसके बाद उसकी जो सत्ता है वो किसको मिलेगी? पुत्र को मिलेगी। पुत्र के बाद उसके पुत्र को मिलेगी। ऐसी जो है परंपरा पितृक परंपरा कहलाती है। ठीक है, अर्थात जो सत्ता वसीयत में प्राप्त होती है। राजतंत्र में सत्ता का यही रूप होता है और राजाओं में ये रहता है कि राजा, फिर राजा का बेटा, फिर राजा के बेटे के बाद उसका बेटा, ऐसा। ठीक है, तो ये सत्ता राजतंत्र में होती थी, लोकतंत्र में नहीं होती। यद्यपि इंग्लैंड, जापान आदि देशों में आज भी सत्ता का यही स्वरूप विद्वान है। और हमारे यहाँ तो नहीं है, भारत में तो लोकतंत्र है, लेकिन इंग्लैंड की बात कर लो, जापान की बात कर लो, आदि देशों में जो है सत्ता का यही रूप जो है विद्वान है। परंतु आधुनिक युग में इसका महत्व बहुत कम हो गया। लेकिन आज के टाइम पर मैं बात करूं तो इसका महत्व जो है बहुत ही कम हो गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट है हमारा विशिष्ट जनों की सत्ता। ये क्या है? तो इस प्रकार की सत्ता में सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती है जो ज्ञान, धन या शक्ति के कारण समाज के उच्च वर्गों के रूप में प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट जनों में क्या? तो कुछ विशिष्ट जो लोग होते हैं उनके हाथों में जो है वो सत्ता होती है। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है अवैध सत्ता। अवैध सत्ता क्या है? ठीक है, तो जो सत्ता कानून या संविधान के अनुसार ना होकर अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त होती है। मतलब ऐसे साधनों द्वारा जिन्हें कि कानून जो है मना करता है। ठीक है, जो अवैध साधन है उनके द्वारा प्राप्त होती है, उसे अवैध सत्ता कहा जाता है। जब कोई अधिकारी या सैनिक अधिकारी बल द्वारा अवैध सत्ता स्थानीय नहीं होती और जनता कभी भी इसके विरुद्ध हो सकती है। मतलब कि ऐसी ही सत्ता जो कि विधि विरुद्ध हो, विधि द्वारा ना हो, ठीक है, अवैध सत्ता कहलाती है। अब बात करेंगे हम हमारे लास्ट पॉइंट की जो कि है सत्ता की सीमाएं। मतलब कि सत्ता की क्या क्या सीमाएं होती है। ठीक है, तो इसकी पहली सीमा है प्राकृतिक सीमा, दूसरी है नैतिक धार्मिक विश्वास, तीसरी सांस्कृतिक, चौथी आर्थिक सीमाएं, पांचवी संवैधानिक नियम तथा उपनियम और सिक्स्थ है अधीनस्थों की क्षमता और अधीनस्थ द्वारा निर्मित संघ। तो ये 6 प्रकार की जो है इसकी सीमाएं, तो इनके एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, पहली जो हमारी सीमा है वो है प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा क्या होती है? तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि संविधान में मूल अधिकार का उल्लंघन हो या ना हो, लेकिन राज्य जो भी व्यवस्था है किसी भी प्रकार की हो, उनका ये अधिकार है कि वो किसी भी नागरिक को उनके जीवन, उनकी स्वतंत्रता या उनकी सीमित संपत्ति से वंचित ना करे। ठीक है, अगर वो ऐसे वंचित करता है, मतलब नागरिकों के प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो इस सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का जो है पतन निश्चित है। तो इसकी सीमाएं क्या होती है? सत्ता की सीमाएं कि वो किसी भी व्यक्ति के जो है नागरिक के जीवन या फिर स्वतंत्रता से उसे वंचित ना करे। ओके,
सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है नैतिक धार्मिक विश्वास। ये क्या है? नैतिक तथा धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा होती है। मतलब ये दोनों भी क्या है, उसके अनिवार्य या फिर महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। जब कोई सत्ता नैतिक एवं धार्मिक विश्वासों के अनुकूल आदेश देती है तब उनका पालन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसकी सीमा में क्या है, नैतिक और धार्मिक विश्वास भी क्या है, इसकी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है संस्कृति। संस्कृति में क्या है, तो संस्कृति लोगों के उस जीवन ढंग का नाम है जो अपने आप को कला, साहित्य, धर्म, संगीत, फैशन, आचार विचार के रूप में प्रकट करती है। सत्ता को स्वीकृति अथवा समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता और न ही संस्कृति के क्षेत्र में उसके द्वारा कुछ किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी सत्ता है, किसी भी प्रकार की सत्ता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी जो सत्ताधारी है वो किसी की भी संस्कृति में, उसकी कला में, उसके फैशन में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ओके, अब है हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि आर्थिक सीमा। आर्थिक सीमाएं क्या है सत्ता की, तो प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती है ना। अतः ये आर्थिक साधन व क्षमताएं सत्ता को सीमित करने में प्रवृत्त करती है। मतलब कि कुछ आर्थिक सीमाएं भी होती है जिससे सत्ता जो है उसी क्षेत्र में जो है, सीमित क्षेत्र में जो है काम करती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ पॉइंट की जो कि है संविधान, नियम तथा उपनियम। ये क्या होता है, तो संविधान राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत है, इसलिए सर्वोच्च सत्ता के लिए भी संविधान के प्रावधान का पालन आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन हेतु नियम उपनियम बना लेती है और ये नियम उपनियम भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। मतलब कि जो संविधान में जो भी नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, ये भी क्या करते हैं, जो भी सत्ता होती है उनकी जो है सीमाएं जो है निर्धारित करते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थ द्वारा निर्मित संघ। कोई भी सत्ता अपने नियमों को लागू करने और आदेश मनवाने का कार्य अधीनस्थों, मतलब अपने जो अधीन रहते हैं उनके माध्यम से करती है। ठीक है, अतः अधीनस्थों की क्षमता की सीमाएं सत्ता की सीमा निर्धारित करती है और अधीनस्थों की जो भी क्षमताएं रहती है वो क्या करती है, जो भी सत्ता रहती है उनके सीमा का जो है निर्धारण करती है। और कोई भी आदेश अगर मनवाना होगा, कोई भी कार्य करवाना होगा तो वो अपने अधीनस्थ जो भी होंगे उनके माध्यम से ही करवाएंगे और उनकी क्षमता के आधार पर ही जो है सत्ता की जो है सीमा का निर्धारण होता है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था वो यहीं खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।